स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने दिल्ली सल्तनत का लोधी वंश वाला पार्ट किया था। उसके हमने क्वेश्चंस किए, काफ़ी अच्छे से आपको लोधी वंश के बारे में बताया था। बहुत ज़्यादा चीज़ें लोधी वंश में नहीं थी, प्रमुखतः 3 शासकों के बारे में ही हमें वहाँ पर पढ़ना था। तो देखिए, अभी तक हम दिल्ली सल्तनत में वंशों को हमने पढ़ा है। आज की इस क्लास में हम अपना एक नया और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और टॉपिक है आपका दिल्ली सल्तनत का प्रशासन। तो देखिए क्या है टॉपिक, दिल्ली सल्तनत का प्रशासन। इससे पहले के जितने भी चैप्टर आपको कराए गए हैं उनकी पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वहाँ से आप उन्हें डाउनलोड कर लें। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न के साथ। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि ऑप्शन दिए गए हैं। ए, अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। ऑप्शन बी है, मुस्लिम धर्मतत्वज्ञ की अक्सर उपेक्षा की जाती थी। ऑप्शन सी है, सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने स्वयं के भी नियम बना दिए थे। और ऑप्शन डी है, गैर मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता दे दी गई थी। और देखिए, आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। तो देखिए, एक अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए। उस समय जो अधिकतर आबादी थी वो इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी, क्योंकि उस समय भारत में हिंदू जनसंख्या अधिक थी। आज भी है, जब मुगल शासन था तब भी हिंदू जनसंख्या जो है वो बहुसंख्यक थी। इसके अलावा यदि हम बात करें तो आपको उससे पहले भी सल्तनत काल में भी हिंदुओं की जनसंख्या ही यहाँ पर काफ़ी अधिक मात्रा में मिलती है। अब देखिए, यदि हम बात करें कि सल्तनत का प्रशासन कैसा था, एक थोड़ा सा यदि हम आपको ओवरव्यू दें तो देखिए, उस समय केंद्रीकृत, निरंकुश, वंशानुगत और राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था लागू थी। अब देखिए, यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना है, क्योंकि सल्तनत काल में अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। अब देखिए, ये तो सिर्फ सल्तनत काल की बात है। अंत तक जब मुगल शासन भी रहा तब भी आप पूर्ण रूप से यह नहीं कह सकते कि आपका जो काल था या वो जो शासन काल था वो इस्लामी था। ऐसा कभी भी नहीं था। जो शासक थे उन्होंने भी ऐसे शासक थे जिन्होंने सभी धर्मों को वरीयता दी, सभी को समान रूप से इम्पोर्टेंट माना। कुछ ऐसे भी हुए जिन्होंने एक धर्म विशेष को ही, अपने धर्म को आगे बढ़ाया और उनका अंत भी बहुत जल्दी हुआ। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? ऑप्शन है यहाँ पर, ए, तुर्क थे। ऑप्शन बी है, मंगोल थे। ऑप्शन सी, तातार थे। या ऑप्शन नंबर डी, अरब थे। तो देखिए, उस समय के जितने भी आपके अमीर या सुल्तान हुआ करते थे वे क्या थे? वे अधिकतर थे आपके तुर्क। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो देखिए, इसमें जितने भी व्यक्ति बने वे सभी क्या थे? वे तुर्क थे। अब देखिए, यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं क्या कहा गया है। यहाँ देखिएगा, सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्क वर्ग के थे। सुल्तान केंद्रीय शासन का प्रधान था। इसी तरह सल्तनत काल में प्राय सभी प्रभावशाली पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अमीर की संज्ञा दी जाती थी, जो हम आपको बताते हुए आ रहे थे हर चैप्टर में इससे पहले जहाँ जहाँ जिक्र हो रहा था। इन अमीरों का प्रभाव उस समय अधिक होता था जब सुल्तान अयोग्य और निर्बल अथवा अल्पवयस्क हुआ करता था। तो देखिए, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सबसे ऊपर कौन होता था? सबसे ऊपर आपका सुल्तान हुआ करता था। उसके बाद अमीर हुआ करते थे, यानी कि जो अलग अलग मंत्री हुआ करते थे या अलग अलग विभागों को जो संभाला करते थे, उनको उनके लिए एक टर्म यूज़ किया जाता था। और वो टर्म क्या है? वो आपका टर्म है अमीर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है, दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था।
दूसरा है, दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था थी। और तीसरा कथन है, मीर बख्शी का पद दिल्ली के खलजी सुल्तानों के शासन काल में अस्तित्व में आया। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ए, केवल पहला कथन सही है। ऑप्शन बी है, पहला और दूसरा कथन सही है। ऑप्शन सी दिया गया है, केवल तीसरा कथन सही है। और ऑप्शन डी है, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन सही हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए एक एक करके इन कथनों को देखते हैं। पहला कथन क्या कहता है, दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। तो यह आपका कथन क्या है? यह कथन आपका बिल्कुल सही कथन है। कैसा है? एकदम सही कथन है। अब दूसरा कथन देखते हैं, दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था थी। तो ये आपका क्या है? ये कथन आपका है गलत। फिर यदि हम बात करें, तीसरा कथन क्या है, मीर बख्शी का पद दिल्ली के खलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया था। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो यह कथन भी आपका गलत है। मीर बख्शी जो है ये तो आपका मुगल काल का हुआ करता था, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में था। तो इसका सल्तनत काल से कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए यह आपका गलत हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका पहला कथन सही है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला कथन यहाँ पर सही है। अब देखिए दिल्ली सल्तनत में यदि हम बात करें तो राजस्व जो प्रणाली थी उसके लिए आमिल या अमल गुजार की नियुक्ति की जाती थी। या तो इसे आमिल कहते थे या क्या कहते थे? तो देखिए, या फिर इसे कहते थे अमल गुजार, क्या कहा करते थे? या फिर इसे अमल गुजार कहा करते थे। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। जो क्या करते थे, एक इलाके से क्या करते थे, धन या राजस्व एकत्रित किया करते थे। फिर देखिए दूसरे कथन में क्या कहा कि इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था थी। तो ऐसा नहीं था। इक्ता प्रणाली जो है वो भारत की नहीं थी, ये अरब से भारत में आई थी। कहाँ से आई थी? अरब से भारत में आई थी। तो ये चीज़ भी आप ओरिजिनेट कहाँ से हुई वो ज़रूर याद रखिएगा। फिर इसे यहाँ पर भारत में इल्तुतमिश के द्वारा लागू किया गया था। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो कुछ देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ें आप याद रखिएगा। यहाँ पर हम आपको लिखा देते हैं कि कौन कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं कि ये क्या हुआ करता था या कौन सी पोजीशन थी। तो देखिए जैसे वजीर तो हम सभी जानते हैं, वित्त मंत्री को वजीर कहते थे। अब देखिए यहाँ पर उसके बाद की बात कर लेते हैं। तो देखिए एक पद हुआ करता था, कौन सा? पद का नाम है मुशर्रिफ़े मुमालिक। क्या था? मुशर्रिफ़े मुमालिक। मुमालिक किसे बनाया था? हमने आपको ये चीज़ भी बताई थी गुलाम वंश के अंतर्गत। तो यह होता था क्या? महालेखाकार। महालेखाकार को क्या कहते थे? मुशर्रिफ़े मुमालिक कहा करते थे। फिर देखिए इसके बाद एक आता है मुस्तौफ़ी मुमालिक। तो देखिए वो भी याद रखिएगा, दोनों कंफ्यूज कर सकते हैं, एक जैसे ही हैं क्योंकि। तो देखिए मुस्तौफ़ी मुमालिक ये क्या हुआ करता था? कौन सा अधिकारी था मुस्तफ़ी मुमालिक? तो ये हुआ करता था कौन? महालेखा परीक्षक। कौन? महालेखा परीक्षक हुआ करता था। फिर इसके अलावा यदि हम बात करें तो कुछ इम्पोर्टेंट विभाग हैं, या दिल्ली सल्तनत में किस विभाग का नाम क्या था वो आप याद रखिएगा। ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं। सबसे पहले देखिए सभी एक तो विभागों के आगे आपको दीवान ए लिखा दिखेगा। तो देखिए सबसे पहला है दीवाने इंशा। क्या है? दीवाने इंशा। दीवाने इंशा क्या था? तो ये आपका हुआ करता था पत्राचार विभाग। कौन सा विभाग?
पत्राचार विभाग। कोई लेटर आया उसका जवाब देना है, उस प्रकार का। फिर देखिए दीवाने बरीद हुआ करता था। दीवाने बरीद क्या था? तो ये गुप्तचर डिपार्टमेंट था, स्पाई डिपार्टमेंट, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो चलवाया गया। फिर दीवाने अर्ज हुआ करता था, इसके बारे में भी हमने आपको बताया। ये क्या था? ये सैनिक विभाग था। कौन सा विभाग था? दीवाने अर्ज। ये हुआ करता था सैनिक विभाग, जिसका प्रमुख कौन था? आरजे ममालिक इसका प्रमुख हुआ करता था। ये चीज़ हमने आपको पढ़ाई है। इसके अलावा फिर और कौन कौन से इम्पोर्टेंट विभाग थे? तो देखिए एक हुआ करता था दीवाने वकूफ़। क्या था? देखिए विभाग का नाम याद रखिएगा। एक विभाग हुआ करता था दीवान ए वकूफ़। इम्पोर्टेंट हैं, देखिए सारे ये पूछ लिए जाते हैं या मैच करवा लिए जाते हैं। तो ये हुआ करता था आपका व्यय विभाग। किस चीज़ के ऊपर कितना व्यय होगा? दीवाने वकूफ़ इसे डिसाइड करता था। इसके बाद देखिए एक डिपार्टमेंट था दीवाने नज़र। दीवाने नज़र, नज़र भेंट क्या होता है? उपहार। तो ये आपका हुआ करता था उपहार विभाग। फिर इसके बाद आता है दीवाने रसालत। कौन सा? तो देखिए दीवाने रसालत एक विभाग हुआ करता था। ये क्या था? तो ये हुआ करता था आपका मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, यानी कि विदेश विभाग या विदेश मंत्रालय उस समय का क्या कहलाता था? दीवाने रसालत कहा जाता था। फिर सबसे इम्पोर्टेंट इनमें कौन सा था? तो सबसे इम्पोर्टेंट इनमें हुआ करता था दीवाने मुस्तखराज। कौन सा हुआ करता था? दीवाने मुस्तखराज। दीवाने मुस्तखराज ये क्या था? ये था आपका राजस्व विभाग या रेवेन्यू डिपार्टमेंट हुआ करता था। और फिर एक आपका हुआ करता था दीवाने अमीर को ही हम आपको पढ़ा चुके हैं। दीवाने अमीर को ही क्या था? दीवाने अमीर को ही आपका होता था कृषि विभाग। कौन सा? कृषि विभाग। ये आप याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए हमने आपको काफ़ी सारे विभाग बताए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और कुछ अधिकारियों के बारे में भी बताया, पोस्ट के बारे में। आगे भी हम आपको कहीं ना कहीं उन्हें बताते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो हमने प्रश्न किया उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ क्या कहा गया है। तो देखिएगा दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में प्रत्येक परगना यानी कि जो गांव का समूह हुआ करता था उस पर एक आमिल या अमल गुजार की नियुक्ति की जाती थी, जो हमने आपको बताया, जो परगने के राजस्व संग्रह का कार्य किया करता था। एकता प्रणाली की यदि हम बात करें तो ये भारत की प्राचीन देशी संस्था ना होकर के अरब की मौलिक प्रणाली थी। कहाँ की थी? अरब की, जिसका उद्भव पश्चिमी एशिया यानी ईरान में हुआ था। इसे दिल्ली सल्तनत में किसके द्वारा लागू किया गया? इल्तुतमिश के द्वारा लागू किया गया था। फिर देखिए मीर बख्शी, ये क्या है? सैन्य विभाग का प्रमुख और मनसबदारों का प्रमुख मुगल काल का पद है। किस काल का है? मुगल काल का है। और सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख कौन हुआ करता था? दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था, और दीवाने आर्ज उसका प्रमुख हुआ करता था। ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था की नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ए, एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। ऑप्शन बी है सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था। ऑप्शन सी दिया गया है एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी। और ऑप्शन डी है मुक्ति को एकता के एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। तो देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एकता व्यवस्था के बारे में। अब आप इसे, जब से हमने दिल्ली सल्तनत प्रारंभ किया है तो ये शब्द बार बार आपके पास आ रहा था। हमने इसे आपको बताया भी था कि एकता व्यवस्था क्या होती थी। अब उसे थोड़ा सा और अच्छे से यहाँ पर जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले यदि हम उत्तर की बात करें तो क्या पूछा है कि एकता व्यवस्था की कौन सी एक विशिष्टता नहीं थी? उसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। एकता से एकत्रित जो राजस्व है वो सीधे सीधे सुल्तान को
नहीं जाया करता था। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब देखिए इक्ता प्रणाली की यदि हम बात करें तो जब इल्तुतमिश सुल्तान बनता है तो वो इक्ता प्रणाली को भारत में लागू करता है। इसमें क्या होता था, तो इसमें देखिए जो इक्ताधारी होता था उसे इक्तादार या मुक्ति कहते थे। उसको एक जमीन दी जाती थी या एक भूक्षेत्र दिया जाता था और वहाँ से राजस्व और करों को एकत्रित करने की जिम्मेदारी उस इक्तादार या मुक्ति की हुआ करती थी। और वह क्या करता था, जो इक्तादार हुआ करता था वो जो भी राजस्व उस जगह से इकट्ठा हुआ उसे सबसे पहले क्या करता था, जितनी भी उसकी सैन्य और प्रशासनिक व्यय थे उन्हें पूरा करता था और फिर उसके बाद में उसी राजस्व से वो जो यदि कुछ एक्स्ट्रा बच गया, जो भी उसका काम है उसके काम का है, उसे लेने के बाद यदि कुछ बचता है तो वो सुल्तान के पास चला जाया करता था। ये पूरी इक्ता व्यवस्था थी। तो देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है, जिसको इक्ता दिया जाता था उसे क्या कहते थे, उसे कहते थे इक्तादार या फिर मुक्ति। ये पॉइंट भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं इक्ता प्रणाली के बारे में। देखिए यहाँ क्या कहा गया है, तो देखिए भारत में सल्तनत काल के दौरान इल्तुतमिश द्वारा इक्ता प्रणाली का प्रचलन किया गया था। इक्ता व्यवस्था के तहत इक्ता के धारक इक्तादार या मुक्ति को उस भूक्षेत्र से राजस्व और करों को एकत्रित करने की जिम्मेदारी दी जाती थी। इसके अलावा देखिए इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में नहीं जाता था, बल्कि इसी राजस्व से मुक्ति अपने सैन्य और प्रशासनिक व्यय पूरे करता था तथा उसे इस राजस्व से सुल्तान की सेवा हेतु सैनिक रखने पड़ते थे। खालिसा यानी खालसा भूमि से प्राप्त आय सीधे सुल्तान के खाते में जाती थी। अबू अली हसन इब्न अली तुसी निजामुल मुल्क की फारसी पुस्तक सियासतनामा में प्रारंभिक इक्ता व्यवस्था का विवरण आपको मिलता है। तो देखिए ये पूरा ही एक्सप्लेनेशन यहाँ पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है कि भारत में इक्ता प्रणाली या इक्ता व्यवस्था को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो वो प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। इसके बाद दूसरी चीज कि इक्ता प्रणाली आखिर होती क्या थी, तो इसमें जो जिसको इक्ता दिया जाता था उसे इक्तादार या मुक्ति कहा जाता था। तो इक्तादार या मुक्ति को एक स्पेसिफिक लैंड या जमीन दी जाती थी और वहाँ से जितना भी राजस्व वसूलना है या कर एकत्रित करना है वो कार्य मुक्ति या इक्तादार का हुआ करता था। जितना भी राजस्व या कर इकट्ठा होता था उससे वह क्या करता था, उस भूभाग की पूरी सैन्य जिम्मेदारी, इसके अलावा वहाँ की जितनी भी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो व्यय होता था सेना का और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का, वो उसे उस रेवेन्यू से किया करता था। इसके अलावा उसी कर से या जो राजस्व वो वसूलता था उससे सुल्तान की सुरक्षा के लिए भी सेना खड़ी करने की जिम्मेदारी इक्तादार की हुआ करती थी। और इक्ता व्यवस्था की आपको जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो वो आपको सियासतनामा जो पुस्तक है उससे आपको प्राप्त होती है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है। ऑप्शन दिए गए हैं, ए परगना सरकार सूबा, ऑप्शन बी है सरकार परगना सूबा, ऑप्शन सी है सूबा सरकार परगना, या ऑप्शन नंबर डी परगना सूबा और सरकार। अब देखिए ये आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। क्या पूछा है, बेसिकली आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो सल्तनत काल था या मध्यकालीन भारत था उसमें कौन सी सबसे बड़ी इकाई थी और कौन सी फिर छोटी इकाई थी, जो कि यदि आपने हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेस ली हैं तो वहाँ पर भी हमने आपको बताया कि किस प्रकार से ग्राम सभा समिति उनमें बांटा गया था। तो वही चीज़ आपसे यहाँ पर पूछी गई है। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, परगना सरकार और सूबा। तो ये आपको याद रखनी है। देखिए क्या होता था, जैसे कि ये आपकी क्या है, ये आपकी सल्तनत है। सल्तनत से छोटा क्या होता था, सूबा हुआ करता था। सल्तनत को कई सूबों में बांट देते थे।
सूबे को बांटते थे किसमें, सरकार में। और देखिए सूबे को जो संभालता था उसे सूबेदार कहते थे, तो ये शब्द वहाँ से आया है। और सरकार बढ़ती थी किसमें, परगनों में। किसमें, परगना में। ये आपको एक क्रम यहाँ पर याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें इसके अलावा, तो देखिए अब एक चीज़ और याद रखिएगा कि सूबे को कौन संभालेगा। तो देखिए सूबे को जो संभालता था उसे कहते थे सूबेदार। कई बार इस प्रकार की चीज़ें भी पूछी गई हैं कि इसको कौन संभालता था, इसे कौन संभालता था। फिर सूबे को किस में बांटते थे, सरकार में। और सरकार को कौन संभालता था, सरकार को जो अधिकारी संभालता था उसे कहते थे फौजदार। फिर इसे बांट दिया जाता था सरकार को परगने में। और परगने को कौन संभालता था, परगने का मेन ऑफिसर कौन होता था, तो परगने का मेन ऑफिसर हुआ करता था कौन, शिकदार। कौन होता था, शिकदार। और फिर परगने के अंदर कौन होते थे, परगने में छोटे छोटे गांव आया करते थे। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी चर्चा करेंगे। तो मध्यकालीन भारत के संदर्भ में संपूर्ण साम्राज्य को सूबा यानी कि प्रांत में बांटा गया था। सूबेदार सूबे का शासन का प्रमुख अधिकारी था। प्रशासन की दृष्टि से प्रत्येक सूबे को अनेक इकाइयों में बांटा गया था। इन इकाइयों को सरकार कहा जाता था। प्रत्येक सरकार का प्रमुख अधिकारी फौजदार होता था। प्रत्येक सरकार को पुनः परगना या महल में विभाजित किया गया। यहाँ का प्रमुख अधिकारी शिकदार होता था। परगनों के अंतर्गत गांव हुआ करते थे जिन्हें मावदा या दीही कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मावदा या दीही। मावदा के अंतर्गत बहुत छोटी छोटी बस्तियां उस समय हुआ करती थीं। इसके आगे यदि हम बात करें यहाँ पर क्या कहा गया है, तो देखिएगा जिन्हें क्या कहते थे, जिन्हें नागला कहा जाता है। आज भी आप कई गांव के पीछे नगला लगा हुआ देखेंगे तो वह क्या होता है, वह नागला ही होता है। अब आप सोचिए एक सल्तनत काल की चीज़ है जो आज के भारत में भी आपको देखने को मिलती है। आगे देखते हैं। शाहजहां के शासनकाल में परगना तथा सरकार के बीच एक और इकाई का निर्माण किया गया जिसे चकला कहते थे तथा जिसके अंतर्गत कुछ परगने आते थे। अतः मध्यकालीन भारत में आकार की दृष्टि से जो सही आरोही क्रम है वो क्या बना, परगना, सरकार, सूबा, बढ़ता हुआ क्रम आपका ये बनता है। इसके बारे में देखिए और हम डिटेल में कब बात करेंगे, जब आप मुगल काल भी पढ़ लेंगे तब इसके बारे में और डिटेल से भी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की। कौन सा विभाग है, दीवाने अर्ज। ऑप्शन दिए गए हैं, ए बलबन ने, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश ने, ऑप्शन सी दिया गया है अलाउद्दीन खिलजी ने, या ऑप्शन नंबर डी फिरोज शाह तुगलक ने। और देखिए यह आपसे RAS प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है। तो देखिए सबसे पहले दीवाने अर्ज क्या हुआ करता था, तो दीवाने अर्ज हुआ करता था साहब आपका सैनिक विभाग। कौन सा विभाग, सैनिक विभाग। और सैनिक विभाग को मजबूत किसने किया सबसे पहले, तो वो किया था बलबन ने। और दीवाने अर्ज भी किसने बनाया था, बलबन ने। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। और इस दीवाने अर्ज का प्रमुख कौन होता था, RJ मुमालिक हुआ करता था या दीवाने आरिज होता था। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी चर्चा करते हैं। तो दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के शासक बलबन ने सैन्य व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना की। सर्वप्रथम बलबन ने ही तत्पर सेना रखने की शुरुआत की। बलबन ने इमादुल मुल्क को दीवाने आरिज यानी कि अपना सैन्य मंत्री नियुक्त किया तथा उसे रावत अर्ज की उपाधि दी। क्या उपाधि दी, रावत अर्ज। दीवाने अर्ज विभाग का मुख्य कार्य सैन्य भर्ती, सेना को अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित करना व वेतन विवरण आदि था। यानी कि ये एक प्रकार से क्या था, सैन्य मंत्रालय था। अभी देखिए सारे विभाग हमने आपको यहाँ पर पहले ही लिखवा दिए हैं, तो इन्हें आप एक बार अच्छे से जरूर देखिएगा। एक साथ इन्हें अपनी कॉपी में आप नोट भी करके रखिएगा। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, ए
दीवाने मुस्तकराज अलाउद्दीन खिलजी, बी है दीवाने अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक, सी है दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन डी दीवाने रियासत बलबन। तो देखिए क्या पूछा है, कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा विभाग किस शासक के द्वारा स्थापित किया गया था, उनमें से कौन सा गलत है ये आपको यहाँ पर बताना है। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है दीवाने मुस्तकराज। क्या है? दीवाने मुस्तकराज। दीवाने मुस्तकराज क्या हुआ करता था, हमने अभी आपको बताया। तो यह आपका राजस्व विभाग हुआ करता था। कौन सा विभाग था दीवाने मुस्तकराज? तो ये आपका हुआ करता था राजस्व डिपार्टमेंट। और किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। बिल्कुल सही है। फिर देखिए अगला है दीवाने अमीर कोही। दीवाने अमीर कोही क्या था? आपका कृषि विभाग था और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया, यह भी सही है। तीसरा है दीवाने खैरात, यानी कि जो गरीबों की मदद करने के लिए बनाया गया, खैरात देने के लिए, यानी कि दान विभाग, किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ये भी सही है। फिर आता है दीवाने रियासत बलबन के द्वारा। तो देखिए दीवाने रियासत क्या है, हमने आपको बताया था, ये बाजार से संबंधित था। क्या था? बाजार विभाग था। और ये बलबन के द्वारा नहीं बल्कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा, यानी कि ये आपका गलत सुमेलित है और इसका सही उत्तर भी हमने आपको बताया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप में सुमेलित है, यानी कौन सा करेक्ट मैच है? ऑप्शन है ए दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी है दीवाने मुस्तकराज बलबन, ऑप्शन सी दिया है दीवाने कोही अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी है दीवाने अर्ज मोहम्मद बिन तुगलक। यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है। अब देखिए हमने आपको सारे ही बता रखे हैं, तो आपको इसमें जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले ऑप्शन ए देखते हैं। सही आपसे पूछा है दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक। तो देखिए दीवाने बंदगान क्या होता था? बंदियों या दासों का जो विभाग हुआ करता था। किसके लिए था? दास विभाग। तो ये हुआ करता था आपके, तो देखिए दासों के लिए तो ये हुआ ही करता था। किसने बनवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। बिल्कुल सही सुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा। अब बाकी के तीनों को भी देखते हैं। तो देखिए दूसरा क्या है? दीवाने मुस्तकराज बलबन के द्वारा। तो यह आपका गलत है। दीवाने मुस्तकराज किसके द्वारा बनवाया गया था? दीवाने मुस्तकराज आपका अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, और ये आपका राजस्व विभाग हुआ करता था। फिर देखिए दीवाने कोही, ये क्या था? ये आपका कृषि विभाग था। किसके द्वारा बनवाया गया दीवाने कोही? तो यह भी हम आपको बता चुके हैं। किसके द्वारा? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। फिर इसके बाद दीवाने अर्ज। तो देखिए यह तो हमने आपको अभी बताया ही था। दीवाने अर्ज क्या हुआ करता था? दीवाने अर्ज हुआ करता था सबसे पहली चीज आपका एक सैनिक विभाग। क्या हुआ करता था? दीवाने अर्ज सैनिक विभाग। और मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं, ये किसने? बलबन ने इसकी स्थापना की थी। अब यहाँ पर हम इनकी चर्चा भी कर लेते हैं। देखिए यहाँ क्या कहा गया है, देखिएगा दीवाने बंदगान विभाग का गठन फिरोज शाह तुगलक ने किया था और ये विभाग दासों की रेखरेख के लिए बनाया गया था। फिरोज के शासनकाल में दासों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। अफ्रीक के लेखानुसार राजधानी तथा प्रांतों में दासों की संख्या बढ़कर 1,80,000 हो गई। फिर देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार और लूट को समाप्त करने के लिए एक नया विभाग दीवाने मुस्तकराज की व्यवस्था की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने संकट की स्थिति में कृषकों को सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र में कृषि विभाग यानी दीवाने अमीर कोही की स्थापना की और दीवाने अर्ज जो कि सैन्य विभाग था उसकी स्थापना बलबन के द्वारा की गई। यही सारी चीज़ें हमने भी आपको पहले से बताई हुई हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सल्तनत काल में दीवाने अमीर कोही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? ऑप्शन है आपके पास ए सेना से, ऑप्शन बी है राजस्व से,
ऑप्शन सी कृषि से, या ऑप्शन नंबर डी है आपके पास मनोरंजन से। तो सही उत्तर है देखिए दीवाने अमीरे कोही का ऑप्शन नंबर सी कृषि से। अब यदि हम बात करें बाकियों की, तो सेना से संबंधित क्या था? सेना से संबंधित था आपका कौन सा? दीवान ए अर्ज। किसके द्वारा बनवाया गया? ये विभाग बलबन के द्वारा बनाया गया। राजस्व के लिए कौन सा था? राजस्व के लिए था आपका दीवान ए मुस्तक राज। कौन सा था? मुस्तक राज था। और कृषि के लिए हमने बताया ही कि दीवाने अमीर को ही ये आपका विभाग हुआ करता था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवाने अमीर को ही विभाग की स्थापना की? ऑप्शन है आपके पास ए बलबन ने, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन सी दिया है मोहम्मद बिन तुगलक ने, और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास फिरोज शाह तुगलक ने। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करो एवं निम्न दिए हुए कूट से सही उत्तर का चयन करो। तो देखिए सूची 1 में विभाग या डिपार्टमेंट है, और सूची 2 में आपको दिया गया है कि ये डिपार्टमेंट किस चीज़ से संबंधित थे। सूची 1 देखते हैं। दीवाने अर्ज, दीवाने रिसालत, दीवाने इंशा और दीवाने वजारत। सूची 2 है धार्मिक मुद्दों से संबंधित, सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित, वित्तीय मामलात से संबंधित और सेना विभाग से संबंधित। तो देखते हैं, सबसे पहला है आपके पास दीवाने अर्ज। तो दीवाने अर्ज क्या था? सैन्य विभाग हुआ करता था बलबन का, तो ये आपका 4 से मैच होगा। फिर आता है दीवाने रिसालत। तो देखिए दीवाने रिसालत क्या था? धार्मिक या विदेशी मामलों का मंत्रालय हुआ करता था या विभाग, तो ये आपका 1 से मैच हो जाएगा। फिर है दीवाने इंशा। दीवाने इंशा हमने आपको क्या बताया क्या था? पत्राचार डिपार्टमेंट, तो ये आपका 2 से मैच होगा। और फिर है दीवाने वजारत, वित्तीय मामलात से संबंधित, ये आपका 3 से मैच होगा। तो कूट क्या बनता है? देखिए ए का 4 है, B1 C2 D3, 4 1 2 3 किस ऑप्शन में है यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए ऑप्शन डी A4 B1 C2 D3, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। और देखिए RAS प्रीलिम्स में आपसे पूछा है, अच्छा क्वेश्चन है, मैच करवाया गया है, लेकिन हमने आपको सारे विभाग, उनके प्रमुख, ये सारी चीज़ें अभी आपको अच्छे से बताई हैं, लिखवाई भी हैं, तो इसलिए आपके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इजी होगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था। ऑप्शन है आपके पास ए शाही पत्राचार से, ऑप्शन बी है विदेश विभाग से, ऑप्शन सी दिया गया है रक्षा विभाग से, और ऑप्शन डी है आपके पास वित्त विभाग से। तो देखिए दीवाने अर्ज क्या था? सैन्य या रक्षा विभाग। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। शाही पत्राचार से कौन सा था? तो वो था आपका दीवाने इंशा। फिर विदेश विभाग या धार्मिक मुद्दों से कौन सा था? वो था दीवाने रिसालत। कैसे याद रखेंगे? तो देखिए दूसरी रियासत से बात करनी है तो पत्र लिखेंगे, विदेश हो गया दूसरी रियासत, तो रिसालत और रियासत, इस प्रकार से याद रखिएगा। फिर एक है आपका वित्त विभाग से, तो यहाँ पर 2 आप याद रख सकते हैं, दीवाने वजारत, और एक आपके पास है अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा? मुस्तक राज। इन दोनों को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? ऑप्शन है आपके पास ए इलवरी के अंतर्गत, ऑप्शन बी है खिलजियों के अंतर्गत, ऑप्शन सी दिया है तुगलकों के अंतर्गत, या ऑप्शन नंबर डी लोदियों के अंतर्गत। तो देखिए दीवाने विजारत जो था वह आपका, या दीवाने वजारत जिसे कहते हैं, वह किसके अंडर में सबसे ज़्यादा बनाया गया या उसका निर्माण हुआ? तो यह बना था आपके किसके अंतर्गत? तुगलकों के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब देखिए ये क्या था? ये इनका क्या हुआ करता था? ये इनका वजीर एक तरीके से जो हुआ करता था, या वित्त विभाग को जो देखता था, वही आपका दीवाने वजारत कहलाता था विभाग।
यहाँ पर अब हम इसकी चर्चा भी कर लेते हैं कि क्या कहा गया है। तो देखिएगा, ध्यान से इसे समझेंगे। वजारत एक ऐसी संस्था थी जिसे इस्लामी संविधान में मान्यता दी गई थी। जिन गैर अरबी संस्थाओं को अंतर्मुक्त किया गया तथा मुस्लिम सम्राटों के अधीन मंत्री परिषद के लिए जो नाम व्यवहार में लाए गए थे, उन्हें वजारत की संज्ञा दी गई। वजारत को एक संस्था के रूप में अपनाने की प्रेरणा अब्बासी खलीफाओं ने फारस से ली थी। महमूद गजनवी के राज्यकाल में अब्बास फजल बिन अहमद प्रथम वजीर हुए, जो शासन व्यवस्था चलाने में निपुण थे। राज्य का प्रधानमंत्री वजीर कहलाता था। देखिए, जो प्रधानमंत्री होता था उसे क्या कहते थे? वजीर। आज भी आप कई बार पॉलिटिशियंस के मुंह से सुनते होंगे वजीर आला या हिंदुस्तान के वजीर, तो वह प्रधानमंत्री के लिए यूज़ होता है। वजीर मुख्यतया, देखिए यहाँ पर ध्यान से, राजस्व विभाग यानी दीवाने वजारत का प्रधान हुआ करता था। इस दृष्टि से वह लगान, कर व्यवस्था, दान तथा सैनिक व्यय आदि सभी की देखभाल करता था। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑब्वियसली कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मंत्रालय। तुगलक काल मुस्लिम भारतीय वजारत का स्वर्ण काल था। फिरोज तुगलक के समय वजीर का पद अपने चरमोत्कर्ष पर जा पहुंचा। गयासुद्दीन तुगलक ने अपने कार्यकाल में एक नया प्रयोग किया, जिसके अंतर्गत उसने भूतपूर्व वजीरों ख्वाजा खातिर, ख्वाजा मुहज्जब तथा निजामुल मुल्क जुनैदी को सम्मानपूर्वक आमंत्रित किया, और वह न केवल महत्वपूर्ण मामलों पर उनसे सलाह लेता था, बल्कि उनके विचारों को महत्व भी दिया करता था। यानी कि जो उनकी एडवाइस होती थी उसे भी वह जरूर मानता था। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर। और दीवान वजारत के बारे में याद रखिएगा, किसके समय पर ज़्यादा ये काम इसको मिला या महत्व मिला, तो वो मिलता है आपके किसके समय पर? तो वो मिलता है तुगलकों के समय पर। ये पॉइंट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी। ये विलय था। ऑप्शन है ए तुर्क और मंगोलों का, बी है फारस अरब तुर्क मंगोल का, ऑप्शन सी देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है, फारस अरब तुर्क मंगोल और भारतीय तत्वों का, या ऑप्शन नंबर डी फारस और अरब का। तो देखिए क्या पूछा है, मध्यकाल में जो सम्राट, सुल्तान या बादशाह बने वो एक मतलब किन किन समाजों से मिलकर आए थे या किन समाजों से बने थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। मध्यकाल की सरकार में आपको फारसी और अरबी लोग दिखेंगे, इसके अलावा तुर्क और मंगोल दिखेंगे, और भारतीय मूल के लोग भी उसमें आपको देखने को मिलेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगाने वाले कर को इंगित करता है? नाम दिए गए हैं, पहला खराज, दूसरा खुम्स, तीसरा उश्र और चौथा मुक्तई। अपने उत्तर का चयन निम्नलिखित कूटों से करें। ऑप्शन है ए केवल पहला, ऑप्शन बी है केवल दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी दिया गया है पहला, दूसरा और तीसरा, और ऑप्शन डी है पहला, तीसरा एवं चौथा। अब देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, यदि आपको बाकियों का नहीं भी पता है तब भी आप एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा। वो चीज़ क्या है कि भूमि उत्पाद पर कर। क्या है? भूमि उत्पाद पर क्या पूछा है? देखिए, थोड़ा सा ब्लर है पीडीएफ में, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। यहाँ पूछा है आपको भूमि उत्पाद पर कर कौन कौन से इनमें से थे। तो खुम्स हम जानते हैं। खुम्स क्या था? लूट में जो चीज़ मिलती थी उनको आपस में बांट लेना। तो यानी कि जिस ऑप्शन में 2 नंबर आएगा वह आपका उत्तर नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, ये दोनों तो आपके सीधे सीधे कट गए। फिर आगे यदि हम देखें तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, इसके बाद में खराज आपका आता था, उश्र आता था और मुक्तई आता था। ये आपको याद रखने हैं, यानी कि 1, 3 और 4। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अब इनके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए, वैसे हमने जिस सुल्तान ने लगाया, जिसने नहीं लिया, जिसने उल्टा किया, वे सभी चीज़ें हम आपको जब राजाओं के बारे में या सुल्तानों के बारे में वंशों में पढ़ा रहे थे वहाँ पर बता चुके हैं। तो देखिएगा ध्यान से, खुम्स
भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं था, अपितु यह एक धर्मनिरपेक्ष कर था। खुम्स लूट का धन था। क्या था? लूट का धन, जो युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त होता था। इस लूट का 4 भाग किसको? सैनिकों को बांट दिया जाता था और शेष 1 भाग राजकोष में या फिर सुल्तान के पास जाता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने 4 भाग राजकोष में रखा और शेष 1/5 सैनिकों में बांट दिया। हमने आपको वहाँ भी पढ़ाया था, इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए, सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया। हमने आपको कल की ही क्लास में बताया, एकमात्र सुल्तान जिसने खुम्स में अपना हिस्सा नहीं लिया। खुम्स के अलावा अन्य सभी भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करते हैं। कौन कौन से हो गए फिर? उश्र, खराज और मुक्तई। ये आपके क्या हैं? भूमि कर हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं यहां पर। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? ऑप्शन दिए गए हैं। ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी दिया गया है अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी है आपके पास उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इक्ता व्यवस्था किसने प्रारंभ की? इल्तुतमिश ने। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। ई से इक्ता और ई से इल्तुतमिश। इस प्रकार से आप याद रखिएगा। अब इक्ता व्यवस्था क्या है आपको हमने पहले भी और अभी भी एक प्रश्न में बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन की, आपको समझाई। एक बार पुनः देखते हैं क्योंकि यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, वैसे तो इक्ता व्यवस्था जो है वो अरब या फिर हम कह सकते हैं कि तुर्कों से भारत में आती है। वहाँ से इसका क्या होता है? ओरिजिनेशन होता है। भारत में इसे इल्तुतमिश लागू करता है। अब यदि बात करें कि इक्ता व्यवस्था क्या थी, तो देखिए, इसमें भूमि का एक हिस्सा किसी एक व्यक्ति को दिया जाता था जिसे इक्तादार या मुक्ति कहते थे, जो यूजुअली कौन हुआ करते थे? सैनिक अधिकारी या अलग अलग विभागों के अधिकारी हुआ करते थे, जो कि उस जमीन के मालिक नहीं हुआ करते थे, लेकिन वहाँ का राजस्व जो था वही लोग कलेक्ट किया करते थे। उसी राजस्व से वो उस भूमि क्षेत्र की क्या प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्थाएं दोनों चलाया करते थे और सुल्तान की सुरक्षा के लिए भी एक सेना उसी धन से या उसी राजस्व से तैयार करके रखते थे। अब यहाँ पर क्या कहा गया है उसे यदि हम देखें तो देखिए, भारत में इक्ता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। यह हस्तांतरणीय लगान अधीनस्थता था। यह भूमि का एक विशेष खंड होता था जो सैनिक या सैनिक अधिकारियों को प्रदान किया जाता था, किंतु वे इस भूभाग के मालिक नहीं होते थे। वे केवल लगान का ही उपभोग कर सकते थे। अब अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था। ऑप्शन है आपके पास ए चौधरी, बी रावत, ऑप्शन सी है मलिक और ऑप्शन डी है आपके पास पटवारी। यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए चौधरी। तो देखिए, गांव में भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? तो हमने पढ़ा था चौधरी और खुद्दम, ये 2 अधिकारी हुआ करते थे, चौधरी या फिर खुद्दम। अब कई बार इनके नाम आपको थोड़े से अलग तरीके से भी लिखे हुए दिख सकते हैं, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए, सल्तनत काल में सबसे देखिए क्या होता था, सबसे ऊपर सल्तनत, सल्तनत का सूबा यानी कि प्रांत हुआ करता था। प्रांत सूबे को आप किस में डिवाइड किया करते थे? हमने आपको एक प्रश्न में भी अच्छे से बताया। तो उसके बाद क्या होता था? देखिए, सबसे ऊपर आपका सूबा हुआ करता था, सूबे के बाद सरकार, सरकार के बाद परगना और परगना के बाद कौन होता था? गांव हुआ करता था। गांव का जो प्रमुख अधिकारी था वो कौन हुआ करता था? चौधरी या खुद्दम या मुकद्दम भी कई बार इसे बोला जाता है। तो वो आप एक बार देख लीजिएगा सोर्सेस से कि कहीं आपको अलग लिखा मिलेगा, कहीं अलग लिखा मिलेगा। ये क्या किया करते थे? तो ये किसानों से कर वसूला करते थे। इन्हें आप मुक्ति और वली के नाम से भी इन्हें जानते हैं। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अब देखिए, यहाँ पर हम इसके बारे में चर्चा भी कर लेते हैं, क्या कहा गया है। तो देखिएगा, सल्तनत काल में शासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम या गांव थी, जो स्वशासन तथा पैतृक अधिकारियों की व्यवस्था के अंतर्गत थी। ग्राम स्तर पर
चौधरी भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी था। इस प्रकार राज्य के कर्मचारियों का किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क न था, बल्कि वे वंशानुगत और परंपरा से चले आ रहे गांव अथवा जिले के अधिकारियों से संपर्क रखते थे और किसानों से लगान वसूल कर उन्हें देते थे। मुक्ति और वली के कार्यों की देखभाल के लिए सुल्तान ख्वाजा नामक एक अधिकारी की नियुक्ति भी किया करता था। यानी आप मुक्ति चौधरी, मुक्ति वली, मुकद्दम, देखिए खुद्दम की जगह आप इसे मुकद्दम ही कर लीजिए, आपको अधिकतर जगह ये मुकद्दम ही मिलेगा, तो आपको कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं रहेगा। आप ये दो नाम ही यहाँ पर याद रखिएगा। और इनके ऊपर निगरानी रखने के लिए कौन होता था? ख्वाजा नामक एक अधिकारी हुआ करता था। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शर्व कर लगाया जाता था। ऑप्शन है आपके पास ए व्यापार पर, ऑप्शन बी है सिंचाई पर, ऑप्शन सी दिया गया है गैर मुसलमानों पर, और ऑप्शन डी है आपके पास उद्योग पर। तो देखिए हक़ शर्व के बारे में हमने आपको बताया था जब हम तुगलक वंश के बारे में पढ़ रहे थे। तो ये किस पर लगाया जाता था? ये सिंचाई कर हुआ करता था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। तो ये क्या था? देखिए जब काफ़ी सारी नहरों का निर्माण करवाया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, तो जो किसान उस नहर के पानी को प्रयोग में लिया करते थे उनसे वो एक कर वसूला करता था, और वो कर होता था हक़ शर्व, जिसे सिंचाई कर के नाम से जाना जाता है। मुख्यतः इसने चार ही जो कर थे वो लिए, खराज, जजिया, खुम्स और ज़कात। उसके बाद में इसने एक ही अलग से हक़ शर्व भी निकाला था। किसके द्वारा? सिंचाई कर किसके द्वारा लिया गया? तो ये आपके फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अब देखिए यहाँ पर फिरोज तुगलक ने कुरान के नियमों को दृष्टि में रखकर कर निर्धारण किया। उसने कुरान में अनुमोदित 4 कर, कितने? 4 कर लगाने की अनुमति दी। कौन कौन से? खराज, जजिया, खुम्स एवं ज़कात। ये हम आपको तुगलक वंश में भी अलग से बता चुके हैं। धार्मिक नियमों के विद्वानों से परामर्श कर उसने खेतों की उपज के 10% की दर से सिंचाई कर हक़ शर्व भी लगाया था। यही चीज़ हमने आपको बताई है, यहाँ भी तुगलक वंश पढ़ाया, वहाँ भी। अगला प्रश्न है जवाबित का संबंध किससे था? ऑप्शन है ए राज्य कानून से, ऑप्शन बी है मनसब प्रणाली को नियंत्रण करने वाले कानून से, ऑप्शन सी दिया गया है टकसाल से संबंधित कानून से, या ऑप्शन नंबर डी कृषि संबंधित कर से। तो देखिए जवाबित का संबंध किससे हुआ करता था? तो इसका संबंध था आपके राज्य के कानून से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो ये आप यहाँ पर याद रखें, किससे है? सल्तनत काल के संबंध में है, राज्य कानून से। अगला प्रश्न देखते हैं। हदीस है एक, हदीस क्या है ये बताना है। ऑप्शन है ए इस्लामिक कानून है, ऑप्शन बी है बंदोबस्त कानून, ऑप्शन सी दिया है सल्तनत कालीन कर है, या ऑप्शन नंबर डी मनसबदार है। तो देखिए इंपॉर्टेंट है, जो सीधे जहाँ पर टर्मिनोलॉजी पूछी जाए वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए इस्लामिक कानून। हदीस क्या है? एक इस्लामिक कानून है। देखिए यहाँ पर हदीस एक इस्लामिक कानून है। इस्लाम धर्म के मूल स्रोत कुरान के बाद दूसरा स्रोत क्या है? हदीस को ही माना गया है। दोनों को मिलाकर इस्लाम धर्म की संपूर्ण व्याख्या और इस्लामी शरीयत की संरचना होती है। अब अगला प्रश्न है सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था। ऑप्शन है ए अभिजात वर्ग यानी नोबल्स को दिए जाने वाला अतिरिक्त भुगतान। आगे देखते हैं ऑप्शंस। वेतन के बदले में निर्धारित मालगुजारी। ऑप्शन सी है इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि, और ऑप्शन डी है कृषकों से की जाने वाली गैर कानूनी जबरी वसूली। यूपीएससी प्रीलिम्स में आपसे पूछा गया है, और देखिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या? फवाजिल किसे कहते थे? बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और आप याद रखिएगा सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी इक्तादारों द्वारा खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि।
देखिए जो इक्तादार होता था वो क्या करता था, भू राजस्व उस जगह का कलेक्ट करता था, उससे प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्थाओं का वह संभालता था। इसके अलावा सुल्तान की सेना बनाता था। फिर भी यदि उसके पास पैसा बचता था तो वो अपनी ईमानदारी से उसे राजकोष में जमा कराता था और उस एक्स्ट्रा बचे हुए पैसे को ही क्या कहते थे, फवाजिल या फाजिल कहा जाता था। अब देखिएगा यहाँ पर सल्तनत काल में फवाजिल या फाजिल शब्द से आशय इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि से है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जरूर याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। नाम दिए गए हैं, पहला है दाम, दूसरा जीतल, तीसरा रुपया और चौथा टंका। ऑप्शन है ए पहला और दूसरा, ऑप्शन बी है आपके पास पहला और तीसरा, ऑप्शन सी दूसरा और तीसरा, और ऑप्शन नंबर डी है दूसरा और चौथा। तो देखिए सल्तनत काल की प्रमुख दो मुद्राएं कौन कौन सी थी। तो देखिए दाम तो नहीं था, जीतल था और रुपया भी नहीं था, फिर चौथा है टंका, तो टंका था। तो ऑप्शन नंबर डी 2 और 4 इसका सही उत्तर होगा, जीतल और टंका। ये आपको याद रखने हैं। किसके द्वारा प्रारंभ किए गए जीतल और टंका। तो ये देखिए ये आपके इल्तुतमिश के द्वारा, किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ किए गए। वहाँ पर हमने आपको अच्छे से इनके बारे में पढ़ाया भी है, तो ये आपको याद रखना है। जीतल किसका था, देखिए इसमें भी तैयारा है, तो जीतल था आपके तांबे का, अब से आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। और टंका किसका था, टंका था चांदी का। इतनी महंगी चांदी है, जिसके पास होगी उसी का तो डंका बजेगा, तो टंका और डंका वहाँ से याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसकी चर्चा भी करते हैं। तो देखिए क्या कहा गया है, सल्तनत कालीन दो प्रमुख मुद्राएं हैं, कौन कौन सी, जीतल एवं टंका। आगे देखिए, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। मुद्रा प्रणाली में उसका योगदान दिल्ली सल्तनत के शासकों में सर्वाधिक है, क्योंकि उसी ने दो प्रमुख सिक्के अर्थात चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रचलित किया। शशगनी भी चांदी का सिक्का था। टंका एवं जीतल का अनुपात 1:48 का हुआ करता था। तो देखिए अब से आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगा कि कौन सा तांबे का था और कौन सा चांदी का, उसके लिए भी आपको ट्रिक बता दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था। ऑप्शन है ए अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश ने, या ऑप्शन नंबर डी बलबन ने। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था। ऑप्शन है आपके पास ए इल्तुतमिश, बी रजिया, ऑप्शन सी दिया गया है अलाउद्दीन खिलजी, और ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश। तो देखिए ये आपको यहाँ पर जीतल और टंका के बारे में अच्छे से अब स्पष्ट हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर हम आपको अगले प्रश्न पर चलने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट अधिकारियों के बारे में बताते हैं। इससे पहले हमने आपको इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट बताए, अब यहाँ पर देखिए कुछ इम्पोर्टेंट अधिकारी कौन कौन से थे उनके बारे में भी आप जान लीजिए। चूँकि उनका अभी तक प्रश्नों में इतना जिक्र नहीं आया है, लेकिन कभी ना कभी आपसे हो सकता है पूछ लिए जाएं। तो देखिए अधिकारियों को एक तो अमीर बोला करते थे, तो सभी के आगे अमीर लगा हुआ दिखेगा आपको। तो पहले सबसे पहला इस क्रम में हम देखेंगे वो है आपका अमीर शिकार। कौन है अमीर शिकार। तो देखिए इसका तो नाम ही बता रहा है कि ये क्या था, शिकार अधिकारी। सुल्तान को यदि शिकार पर जाना है तो उसके लिए शिकार अरेंज करेगा कौन, अमीर शिकार। तो ये क्या होता था आपका शिकार अधिकारी हुआ करता था। फिर एक हुआ करता था अमीर आखुर। रजिया सुल्तान जब हम आपको बता रहे थे वहाँ पर हमने आपको बताया था कि अमीर आखुर उसने बनाया था। क्या होता था, ये होता था अश्वसेना का अधिकारी। तो अश्व अधिकारी यानी कैवलरी जिसके अंडर में रहा करती थी।
फिर एक हुआ करता था अमीर हाजिब। कौन हुआ करता था? अमीर हाजिब। अमीर हाजिब कौन था? तो ये हुआ करता था सुल्तान का पीए। जो हर समय हाजिर हो वो कौन होता है? पीए। तो सुल्तान का पीए। तो देखिए हाजिब से याद रखिएगा, हर समय हाजिर कौन होना चाहिए? पीए। और पीए कौन रखेगा? जो सबसे बड़ा होता है, सीएम पीएम, उस समय कौन था? सुल्तान। तो वो रखता था। फिर देखिए इसके अलावा यदि हम बात करें तो और कौन से अधिकारी थे आपके पास प्रमुख? तो देखिए एक अधिकारी हुआ करते थे अमीर मजलिस। कौन थे? देखिए नाम थोड़े से आपको पढ़ने में अजीब लगेंगे, लेकिन यदि आप उन्हें 2-3 बार देखेंगे तो ये भी आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। और आपको देखने जरूर हैं, याद जरूर करने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और फिर लोग इनको कर नहीं पाते। देखिए ये कौन था? ये वो व्यक्ति था अमीर मजलिस जो शाही दावत की व्यवस्था करता था। शाही दावत की व्यवस्था इसके जिम्मे थी। फिर ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन और कौन था? तो देखिए एक काजी उल कज्जात। काजी हुआ करते थे। काजी किससे संबंधित हैं? न्याय विभाग से। तो आप तो काजी को ही याद रखिएगा। काजी उल कज्जात ये होते थे कौन? ये होते थे न्यायाधीश। कौन थे? ये आपके उस समय न्यायाधीश हुआ करते थे। इम्पोर्टेंट अधिकारी है, याद रखिएगा न्यायाधीश कौन थे। फिर इसके अलावा यदि हम बात करें तो और कौन है? ये आपको कुछ प्रमुख अधिकारी हैं जो याद रखने हैं, तो इन्हें आप जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा यदि हम बात करें तो देखिए सेना में कुछ टर्म यूज होते थे, उनकी भी हम यदि यहाँ पर बात कर लें तो क्या क्या टर्म थे वो भी इम्पोर्टेंट हैं। तो देखिए जैसे वहाँ पर आपको खास एक खेल याद रखना है, एक पॉइंट। तो देखिए एक अधिकारी यहाँ पर देखिए कौन हुआ करता था? खास एक खेल। कौन था? खास एक खेल था। ये क्या होता था? ये प्रमुख बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड यानी अंगरक्षक। तो देखिए अंगरक्षक प्रमुख यानी कि एनएसजी कमांडोज का जो हेड हुआ करता था उसे क्या कहते थे? खास एक खेल। एकदम खास ही होना चाहिए तभी आप बचोगे, वरना सुल्तान को तो यही निपटा देगा। तो ये चीज़ आपको कुछ इनके बारे में याद रखनी है, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए सल्तनत काल के सिक्के टंका, शशगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? ऑप्शन है ए चांदी और तांबे के, ऑप्शन बी सोना चांदी और तांबे के, ऑप्शन सी है चांदी जस्ता और तांबे के, या फिर ऑप्शन नंबर डी सोना जस्ता और तांबे के। तो देखिए टंका शशगनी किसके थे? ये दोनों आपके चांदी के थे। किसके थे? दोनों ही चांदी के थे। और जबकि जीतल इसमें भी तय आ गया, तो ये किसका था? ये था आपके तांबे का। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चांदी और तांबा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? ऑप्शन है आपके पास ए कुतुबुद्दीन ऐबक के सिक्कों पर, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश के सिक्कों पर, ऑप्शन सी दिया गया है अलाउद्दीन खिलजी के सिक्कों पर, और ऑप्शन डी है अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सही उत्तर की यदि हम बात करें तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर आपको बगदाद के अंतिम खलीफा का सर्वप्रथम उसके सिक्कों पर वर्णन मिलता है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो अलाउद्दीन मसूद शाह जो कि 1242 से 1246 ईस्वी तक सुल्तान रहा, उसके सिक्के पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ था। बगदाद के अंतिम खलीफा अल मुस्तसीम थे। ये 1242 से 1258 तक खलीफा रहे। इल्तुतमिश के सिक्के पर खलीफा अल मुस्तसीर का नाम भी उल्लिखित था जो इनसे पहले रहे थे। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो कि याद रखने हैं। अब देखिए इसी के साथ हमने आपका दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था वाला चैप्टर भी पूरा कर लिया है। अब
देखिए यहाँ पर हमने आपको इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट बताए हैं, इम्पोर्टेंट अधिकारी बताए हैं। इसके अलावा प्रांतीय व्यवस्था कैसी थी, सबसे ऊपर सल्तनत थी, फिर आपका सूबा हुआ करता था, उसके बाद कैसे धीरे धीरे नीचे सरकार, परगना, ग्राम, उनके प्रमुख अधिकारी कौन कौन से थे, एकता व्यवस्था क्या थी, ये सभी चीज़ें हमने आपको अच्छे से समझाई हैं। कानून की चीज़ें भी आपको बताई हैं, यहाँ पर कानून प्रशासन कैसा था। तो काफ़ी सारी चीज़ें अब आपको वंशों में जिनके हमने कुछ कुछ नाम पढ़े थे और आपसे कहा था कि आगे अच्छे से बताएंगे, वो आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में अपने आगे के चैप्टर के साथ, जो कि होगा आपका दिल्ली सल्तनत की कला एवं स्थापत्य। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक आप हमारी क्लासेस को देखते रहिए और इनकी PDF हमारी वेबसाइट से ज़रूर डाउनलोड कर लें। वहाँ से आप हमारी अदर सब्जेक्ट की क्विज़ेस को भी ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा।